Hello, students. In today's lecture, you are going to study one of the most important literary form of poetry, sonnet. Students, आज के लेक्चर में आप लोग इंग्लिश लिटरेचर में जो फॉर्म ऑफ पोइट्री है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है सोनेट। आज आप लोग सोनेट की स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने फॉर्म ऑफ पोइट्री में तमाम सारे फॉर्म्स की स्टडी की, उसी तरीके से सोनेट भी अपने आप में एक डिफरेंट और वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है पोइट्री का। बहुत पुराने फॉर्म्स में इसको शुमार किया जाता है स्टूडेंट्स। तो इसकी किस तरीके से इसकी बिगिनिंग हुई है, कहाँ से इसकी बिगिनिंग हुई है, कहाँ से शुरुआत मानी जाती है, कितने प्रकार के होते हैं, किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज सोनेट। सबसे पहले हम लोग सोनेट को जानते हैं कि सोनेट कहते किसे हैं। स्टूडेंट्स, सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, राइट। स्टूडेंट, जो सोनेट होता है, जो सबसे पहली खास बात होती है सोनेट की, अगर एक लाइन में आपको बताना है सोनेट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सोनेट 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता होती है, राइट स्टूडेंट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ सोनेट कंटेन्स हाउ मेनी लाइन्स, 14 लाइन्स। 14 लाइनों की, कितनी लाइनों की स्टूडेंट्स, 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता क्या कहलाती है, सोनेट कहलाती है, राइट। तो जैसा कि आप लोग पहले भी हमारे लेक्चर्स में देखते रहे कि जो मैं किसी भी फॉर्म की डेफिनेशन डिस्क्राइब करता हूं, तो कहीं ना कहीं उस डिस्क्रिप्शन में ही उसके मोस्ट ऑफ द सैलिएंट फीचर्स कवर हो जाते हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोनेट की पहली खास बात क्या है, तो आप क्या कहेंगे। सोनेट पहली चीज़ तो शॉर्ट पोएम है। कैसी पोएम है स्टूडेंट्स, छोटी कविता है। कैसी कविता है, छोटी कविता है। और क्या खास बात है इसकी, इसमें 14 लाइन्स होती हैं, 14 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 14 लाइनें होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ओके, विथ फिक्स्ड राइम स्कीम। और स्टूडेंट्स, इसकी खास बात यह है कि ये जो 14 लाइनों की कविता होती है, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो फिक्स होती है। माने हर प्रकार का जो सोनेट है, जो भी सोनेट होगा, तो उसकी एक फिक्स राइम स्कीम होगी, राइट। जैसे कि मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि जो शेक्सपियर ने सोनेट लिखे, जिनको इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है, तो उनकी एक अलग राइम स्कीम है, राइट स्टूडेंट्स। अगर मिल्टन ने लिखा है या पेट्रार्च के जो लिखे हुए सोनेट हैं, तो उनकी एक अलग राइम स्कीम है। मिल्टन के सोनेट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो उनकी एक अलग ही जो है वो राइम स्कीम का पैटर्न है, लेकिन एक फिक्स राइम स्कीम का एक पैटर्न रहता है। तो आप ये मान सकते हैं कि सोनेट जो होता है वो 14 लाइनों की एक छोटी सी कविता है, जिसकी राइम स्कीम एकदम फिक्स रहती है, राइट। माने अपने आप में एक डिफरेंट अप्रोच रखती है। हर राइटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, हर राइटर की जो प्लानिंग होती है सोनेट को लिखने का, जैसे शेक्सपियर चाहे जो सोनेट लिखेंगे तो उनकी अपनी एक फिक्स राइम स्कीम है। मिल्टन चाहे जो सोनेट लिखेंगे उनकी अपनी एक फिक्स राइम स्कीम है। इसके अलावा अगर स्पेंसर लिखेंगे, एडमंड स्पेंसर, तो उनकी अपनी अलग एक राइम स्कीम होगी, राइट। बट एग्जैक्टली जो थिंग कॉमन है वो ये है कि ये चाहे जो भी लिखेगा वो 14 लाइन की ही लिखेगा, और वो एक छोटी सी 14 लाइनों की ही कविता होगी, राइट स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के डेफिनेशन ये समझ में आ गई होगी, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो खास बात है इसकी, मैंने जो सोनेट की डेफिनेशन के दौरान आपको बताया कि पहली विशेषता शॉर्ट होती है। जो सोनेट होता है ये शॉर्ट होता, छोटा होता है। एक सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं और राइम स्कीम इसकी फिक्स होती है, राइट स्टूडेंट्स।
तो सोनेट इज ए 14 लाइन पोयम। कैसी होती है? 14 लाइन पोयम। राइट स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं, 5 लाइन पोयम। राइट, ये 5 लाइन्स पोयम है। इसके अलावा विथ ए फिक्स राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम भी फिक्स होती है। राइट, और तीसरी चीज़ क्या होती है? शॉर्ट पोयम है, शॉर्ट पोयम। राइट, ये 3 खास बातें हैं। तो सोनेट इज अ 14 लाइन पोयम, राइट, विथ ए फिक्स्ड राइम स्कीम। क्लियर? और अगली खास बात क्या है कि हमेशा जो सोनेट होता है वो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। किसमें? आयाम्बिक पेंटामीटर। ये पेंटामीटर स्टूडेंट्स क्या होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर एक प्रकार का छंद है। जैसे आप लोग जब हिंदी में कविता पढ़ते हैं तो दोहा लिखा जाता है, सोरठा लिखा जाता है, सवैया है, चौपाई है, बरवय है, कुंडलिया है, माने इनकी सबकी अलग एक, इनका सबका लिखने का एक अलग पैटर्न होता है। जैसे चौपाई है तो उसको लिखने का एक अलग पैटर्न है, 4 चरण होंगे, 16 मात्राएं होंगी। राइट, क्लियर? कितने पद होते हैं, कितनी छोटी मात्राएं होती हैं, कितनी बड़ी मात्राएं होती हैं, इनका एक पूरा पूरा ग्रामर है जिससे मिलकर के छंद बनता है। तो वैसे अंग्रेजी में भी विभिन्न प्रकार के छंद हैं। क्या है स्टूडेंट्स? अलग अलग प्रकार के छंद हैं। आयाम्बिक है, आयाम्बस है, ट्रॉकी है, अनापीस्ट है, डैक्टिल है, ये सब छंद के प्रकार अंग्रेजी के हैं। तो जो छंद का प्रकार सोनेट में प्रयोग किया जाता है ज्यादातर वो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है। कौन सा छंद प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों? आयाम्बिक पेंटामीटर। राइट स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको उस चीज़ को रिमाइंड कराता हूँ कि सोनेट क्या होता है? ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक छोटी सी कविता होती है, कितनी लाइनों की? 14 लाइनों की कविता होती है। राइट, जिसकी राइम स्कीम एकदम फिक्स रहती है। राइम स्कीम क्या होती है स्टूडेंट्स? जो आप ये कह सकते हैं कि राइम स्कीम जो पोएम के अंदर लाइनें होती हैं उनमें किस तरीके के स्वरों का प्रयोग किया गया है, विशेष करके अंतिम चरण में जो अंतिम शब्द होता है किसी भी पोयम का, उसका उच्चारण क्या है। तो उसी उच्चारण की जो ध्वनि होती है, उसी ध्वनि के आधार पे उस कविता में राइम स्कीम डिसाइड की जाती है। राइट स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई पहली लाइन है जिसमें जैसे द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, तो इसका अंतिम शब्द डीप है। राइट, क्लियर? राइट स्टूडेंट्स, तो इस पहले को हमेशा ए माना जाता है। पहली लाइन का जो राइम स्कीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी अंतिम शब्द की जो ध्वनि है। जैसे अंतिम शब्द की ध्वनि क्या है इस लाइन में? द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप, डीप शब्द आया है। उसके बाद दूसरी लाइन है बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, अंतिम शब्द क्या आया? कीप। तो आप देखिए जो डीप की ध्वनि किससे मिल रही? कीप से मिल रही है। दोनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है, तो चूंकि हमने डीप को ए माना है, उसी के जैसा प्रोनाउंसिएशन है दूसरे शब्द का, तो ये भी क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। अगर इसकी ध्वनि डिफरेंट होती तो फिर इसको हम बी मान लेते, लेकिन एक जैसा है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, किसी भी लाइन में जो पहली लाइन की ध्वनि होती है अगर वही रिपीट हो रही है तो उसको भी हम ए मान लेते हैं। अगर कोई अलग ध्वनि आती है तो उसको फिर हम बी करेंगे, फिर सी करेंगे, जिस तरीके से ध्वनियों का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम राइम स्कीम कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आप ये मान सकते हैं कि सोनेट की जो राइम स्कीम होती है वो एकदम फिक्स होती है। राइट, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया कि अलग अलग राइटर्स ने जो फॉलो किया है पैटर्न, उनकी अपनी एक डिफरेंट राइम स्कीम रही है और वो अपने सारे के सारे सोनेट्स में उन्हीं राइम स्कीम्स को फॉलो करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो सोनेट इज अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन विथ ए फिक्स राइम स्कीम। राइट, और जो छंद इसमें प्रयोग होता है, जिस छंद शैली में, जिस मीटर में लिखा जाता है, मीटर माने छंद। राइट, तो जो मीटर फॉलो किया जाता है सोनेट को लिखने के लिए वो आयाम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आयाम्बिक पेंटामीटर
मीटर। ओके स्टूडेंट्स, किसका प्रयोग किया जाता है? आयाम्बिक पेंटामीटर, राइट। अब ये छंद किस प्रकार से बनता है, ये चीज़ें अभी आपको नहीं पढ़नी है, राइट। उसके बाद हम थोड़ा सा इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं, राइट। कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है? तो स्टूडेंट्स, जो सॉनेट सबसे पहले लिखा जाना प्रारंभ हुआ, अगर इसके इतिहास की बात करें स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, जो आपको समझाया कि सॉनेट होता क्या है, वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉनेट आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई एक छोटी सी फिक्स राइम स्कीम की कविता होती है, राइट स्टूडेंट्स। Sonnet is a short poem of 14 lines with a fixed rhyme scheme written in iambic pentameter. This is the definition of sonnet, right? Now we are proceeding towards the history. कहाँ से इसका जन्म होता है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, जो सॉनेट विधा है कविता की, इस सॉनेट विधा का जन्म इटली से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? इटली से माना जाता है। यद्यपि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और इंग्लैंड में किस तरीके से सॉनेट डेवलप हुआ, किस तरीके से सॉनेट से लेखन की परंपरा चली, इसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और इंग्लिश के ही सॉनेट अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का सॉनेट पढ़ा हो, या शेक्सपियर का ही सॉनेट आप लोगों ने इंटरमीडिएट में भी एक पढ़ा है, मर्सी। तो ये जो भी सॉनेट आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो सब इंग्लिश के पढ़े हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इंग्लिश में ये सॉनेट्स इटली से आए। क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे सॉनेट को लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ था? इटली में। इसकी ओरिजिन कहाँ मानी जाती है स्टूडेंट्स? इटली। व्हाट विच इज़ द मदरलैंड ऑफ सॉनेट? इटली। इटली में एक राइटर हुआ करता था, एक कवि था, उसका नाम था जियाकोमो दा लेंटिनी। नाम याद रखिएगा, जियाकोमो दा लेंटिनी, राइट स्टूडेंट्स। एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि ज़्यादातर लोग एक कन्फ्यूज़न भी रहता है लोगों स्टूडेंट्स के दिमाग में, और वो वाइट और सरे को इसके फादर के रूप में मान लेते हैं। लेकिन वो वाइट और सरे ने इटली में सॉनेट्स को डेवलप किया था, राइट। फाउंडेशन नहीं रखी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इटली में अगर सॉनेट्स के लिए कोई जाना, सॉरी मैंने वाइट और सरे का नाम ले लिया, वाइट और सरे ने इंग्लैंड में सॉनेट्स को डेवलप किया था, राइट स्टूडेंट्स। और इटली में अगर किसी ने सॉनेट्स की परंपरा को आगे बढ़ाया था तो वो था आपका पेट्रार्च, राइट। पेट्रार्च ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था इटली के अंदर। लेकिन अगर हम इस बात का जिक्र करें कि किस व्यक्ति ने नींव रखी थी सॉनेट्स को लिखने की इटली में, तो नो डाउट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, जियाकोमो दा लेंटिनी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इटली में ये कवि सबसे पहले 14 लाइनों की इस छोटी सी रचना को लिखना इसने प्रारंभ किया था, राइट। और इनकी परंपरा को आगे जो ले जाने का कार्य किया, जो इटली में सॉनेट्स की परंपरा को समृद्ध करने का कार्य किया, वो किया पेट्रार्च ने। किसने स्टूडेंट्स? पेट्रार्च ने, राइट स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मीन्स जो मेरा मेन इम्फेसिस है वो ये है कि सॉनेट्स को लिखने की जो परंपरा है, जहाँ सबसे पहले सॉनेट लिखा गया वो भूमि इटली की है। कहाँ की स्टूडेंट्स? इटली की भूमि है। सबसे पहले इटली देश में सॉनेट्स को लिखने की परंपरा का प्रारंभ किया गया, और किसके द्वारा किया गया? जियोकोमो दा लेंटिनी के द्वारा। ओके, सबसे पहले इन्होंने 14 लाइन्स की छोटी सी कविता आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखना शुरू किया इन्होंने। लेकिन वो ग्रोथ और डेवलपमेंट इनकी कलम से नहीं मिल पाया, सॉनेट को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो पॉपुलैरिटी पेट्रार्च ने दिलाई। पेट्रार्च स्टूडेंट्स इटली का ही एक बहुत बड़ा साहित्यकार रहा, विशेष करके सॉनेट्स को उसने ही डेवलप किया। आप यूँ कह सकते हैं कि जन्म बेशक लेंटिनी ने दे दिया, लेकिन भरण पोषण, पालन पोषण और विकास का कार्य अगर सॉनेट का किसी ने किया इटली देश में,
तो वो किसने दिया स्टूडेंट्स? वो कार्य किया आपके पेट्रार्च ने, राइट। उन्होंने जो सोनेट लिखे उसको हम पेट्रार्चन सोनेट के नाम से जानते हैं, राइट। क्लियर? माने लेंटिनी के नाम से जिन्होंने जन्म दिया उनके नाम से नहीं जानते हैं। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोनेट्स को डेवलप करने का श्रेय जाता है वो पेट्रार्च को ही जाता है। इसीलिए उन्हीं के नाम से ही जो इटली में सोनेट लिखे गए उनको पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? पेट्रार्चन सोनेट कहा जाता है, या इटालियन सोनेट भी उसी को कहते हैं। पेट्रार्चन सोनेट या इटालियन सोनेट, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर? तो अब ये मैंने हिस्ट्री आपको बताने का प्रयास किया, और वास्तविकता ये है कि करीब करीब 12वीं शताब्दी में ये सोनेट आया है, राइट। माने आप ये कह सकते हैं कि वही ओल्ड इंग्लिश पीरियड जब ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा आधुनिक युग की ओर ये सारी दुनिया बढ़ रही थी, तब जा कर के ये सोनेट आया, राइट। सोनेट की परंपरा वो भी इटली में सबसे पहले आई, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर? और कहीं ना कहीं ये रिनेशा की देन रही, जो पुनर्जागरण काल में थोड़ा सा एक डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, विशेष करके इंग्लैंड में। चूँकि इंग्लैंड में बाद में सोनेट्स की परंपरा आई, राइट। और इसका डेवलपमेंट तो 16वीं शताब्दी में हुआ स्टूडेंट्स। सोनेट की जो परंपरा है उसका जो मेन डेवलपमेंट हुआ वो 16वीं सेंचुरी में हुआ इंग्लैंड में, लेकिन 12वीं शताब्दी में ही इसने जन्म ले लिया था इटली में, राइट स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से ये इंग्लैंड तक पहुँचता है, राइट। क्लियर? स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो इंग्लैंड रहा, विशेष करके आपका 16वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 16th सेंचुरी, राइट स्टूडेंट्स। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के लास्ट फेज में और 16th सेंचुरी में पूरी तरीके से जब पुनर्जागरण काल आया, राइट स्टूडेंट्स, रिनेशा आया। आप लोगों को जब मैं मूवमेंट पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं फॉर्म्स डिस्कस कर रहा हूं, तो मूवमेंट में पूरा का पूरा एक युग है रिनेशा का, पुनर्जागरण काल। किस तरीके से साइंटिफिक इन्वेंशंस, साइंटिफिक अप्रोच, और लोग जो मध्यकाल की बेड़ियों में जकड़े हुए थे, जो अज्ञानता का अंधकार पूरी तरीके से व्याप्त था इंग्लैंड में, विशेष करके कहीं न कहीं उन दीवारों को तोड़ करके नवीनता ने लोगों के जहन में अपना घर बनाया। लोग नई सोच, नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने लगे, विकास की ओर देखने लगे, प्रगति की ओर देखने लगे, समृद्धि की ओर देखने लगे। उन्होंने अंधविश्वासों को कहीं न कहीं तोड़ा। उन्होंने जो धार्मिक और रूढ़िवादी परंपराएं थी उनको तोड़ करके अपने आप को साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाने के लिए जब इंग्लैंड में हर दिशा में विकास प्रारंभ हुआ, लोग सदियों की अंधकार भरी अज्ञानता की नींद से जागे, री अवेकनिंग हुई, और बहुत अच्छा साहित्यिक क्षेत्र में कार्य होने लगा। तमाम अच्छे नाटक, उपन्यास नहीं लिखे गए स्टूडेंट्स उस समय, लेकिन कहीं न कहीं उपन्यासों की नींव जरूर पड़ गई थी, राइट। जैसे टॉमस मोर की जो यूटोपिया रचना आई, वो कहीं न कहीं एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होता है नॉवेल का, वहाँ से नींव पड़ गई थी। लेकिन नॉवेल बेसिकली उस फॉर्म में लिखे नहीं गए उस युग में, वो 18th सेंचुरी में आए। लेकिन जो नाटकों के क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुआ, कविता के क्षेत्र में अद्भुत कार्य हुआ 16वीं शताब्दी में। कविता में तो इतना कार्य हुआ स्टूडेंट्स, सोनेट जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ ये कविता का ही फॉर्म है। 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में इतना कार्य हुआ कि उसको नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता, गाती हुई चिड़ियों का बसेरा कहा जाता है। ये था पुनर्जागरण जो इंग्लैंड में हुआ, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से पूरी तरीके से इंग्लैंड में एक नव प्रभात हो गया। चारों ओर ज्ञान की उषा फैल गई,
चारों ओर ज्ञान का इस प्रकार विस्तार होने लगा कि लोग संसार को सुंदर दृष्टि से देखने लगे और संसार के सौंदर्य को आश्चर्य की निगाह से ताकने लगे स्टूडेंट्स। वो था पुनर्जागरण काल, जो बेसिकली 15वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ होकर के 16वीं शताब्दी में अपने उफान पर रहा, अपने शिखर पर पहुंच रहा था। राइट, ये था स्टूडेंट्स रिनेशा, पुनर्जागरण काल, जो मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी में प्रभावी रहा इंग्लैंड में। स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने रिनेशा का जिक्र कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोनेट का इतिहास है वो रिनेशा से ही जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट, जब रिनेशा हुआ इंग्लैंड में, पुनर्जागरण काल आया, लोगों के अंदर जागरूकता आनी शुरू हुई, अपनी संस्कृति सभ्यता के प्रति उनमें इंटरेस्ट जागने लगा, तो उन लोगों ने पाया कि हमारा जो साहित्य है वो बड़ा कमजोर है भाई। दुनिया के विभिन्न देशों में तो बड़े अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई, लेकिन हम लोग क्या कि भाषा की दृष्टि से इतना ज़्यादा रूढ़िवादी रहे, अभी तक इतना पिछड़े रहे कि हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया है। विशेष करके कविता के क्षेत्र में तो कोई कार्य ही नहीं हुआ है। लोगों ने सोचना शुरू किया। जब उन्होंने देखा, यात्राएं शुरू हुई एक देश से दूसरे देश में। जैसा कि आप जानते हैं कि रिनेशा में कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग का एक चलन बढ़ा, एक देश से दूसरे देश की ओर यात्राएं होने लगी, जो संस्कृतियों का समागम एक दूसरे में होने लगा, एक दूसरे से संस्कृतियां प्रभावित होने लगी, व्यापार बढ़े, दो देशों के बीच व्यापार में प्रगति होने लगी। समुद्री मार्ग से तमाम लोग यात्राएं करते और उन यात्राओं के माध्यम से तमाम देशों की खोज होने लगी। जापान की खोज हुई थी स्टूडेंट्स, भारत की खोज हुई, अमेरिका की, तमाम देशों में यात्राओं के दौरान विभिन्न यात्रियों ने, कोलंबस रहा, वास्को डिगामा रहा, मार्को पोलो रहा, उधर इबन बतूता रहा, तो इन सब लोगों ने यात्राएं प्रारंभ की और तमाम देशों की खोज हुई। तो उसी श्रृंखला में स्टूडेंट्स, इंग्लैंड के जो तमाम सारे चिंतक लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार अपने देश में तो लिटरेचर में कोई काम ही नहीं हुआ है, कविता वविता कोई कहीं अच्छी दिखाई ही नहीं पड़ती है। उधर ग्रीक में देखो कितना अच्छा अच्छा लिखा गया है, इटली में बहुत अच्छा अच्छा सुना है कि लोगों ने लिटरेचर की रचना की है, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे गए हैं, पोइट्री लिखी गई है। राइट, जर्मनी का बड़ा अच्छा लिटरेचर है। तो इन लोगों ने कहा कि एक काम किया जाए, चलो दुनिया देखा जाए, चलो दुनिया टहला जाए, देखा जाए कि क्या इस जो छोटा सा इंग्लैंड है जहां हम लोग कूप मंडूप बन के रह गए हैं, इससे बाहर की भी दुनिया तो देखा जाए, दुनिया के साहित्य को पढ़ा जाए, उससे प्रेरणा ली जाए। तो स्टूडेंट्स, इंग्लैंड से एक राइटर निकला इटली के लिए, जिसका नाम था वाइट। क्या नाम था? वैट नाम था। क्या नाम था स्टूडेंट्स? वाइट नाम था। आप अच्छी तरीके से इस नाम से आगे परिचित होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये परंपरा रही, किस तरीके से ये आगे बढ़ी। कौन था स्टूडेंट्स? वैट नाम था। क्या नाम था? वैट। क्लियर? WIAT। ओके, टी, वैट। तो वैट क्या करता है, ये इटली जाता है। कहाँ जाता है? और इसका एक साथी रहा, उसने भी बड़ा अच्छा योगदान दिया, सरे। राइट, वाइट और सरे का नाम हमेशा साथ साथ लिया जाता है। इन दोनों लोगों का बड़ा विशेष योगदान है सोनेट की परंपरा को आगे बढ़ाने में। राइट स्टूडेंट्स, इंग्लैंड में इन लोगों ने सोनेट की परंपरा को कहीं ना कहीं प्रारंभ किया। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इटली जाते हैं और इटली में वहाँ के साहित्य का अध्ययन शुरू करते हैं, वहाँ का लिटरेचर देखते हैं। तो इनको मिलता है वहाँ के पुस्तकालय में, वहाँ की लाइब्रेरी में, कि यार एक सबसे सरल और सबसे अच्छी रचना यहाँ पे पड़ी हुई है, 14 लाइनों की। एग्जैक्टली क्या था, क्या लिखा गया था, ये उन चीज़ों को तो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि कुछ
14 लाइनों के गीत जैसा लिखा हुआ है। कितनी लाइनों का स्टूडेंट्स? 14 लाइनों का गीत जैसा लिखा हुआ है। वाइट ने देखा कि पेट्रार्च नाम के राइटर ने, पेट्रार्च नाम के कवि ने ये 14 लाइनों की कविता लिख करके खूब सारी रखी हुई है। राइट स्टूडेंट्स? तो इसके मन में आया कि ये तो इटालियन भाषा में है, चलो अपने देश चलते हैं इंग्लैंड में और इसी तरीके की 14 लाइनों की कविता अपने देश में भी हम लिखना शुरू करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? कितने लाइनों की कविता? 14 लाइनों की कविता हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो वैट वहाँ से आता है और यहाँ इंग्लैंड में आकर के 14 लाइनों की कविता को लिखने की परंपरा का सूत्रपात करता है। राइट स्टूडेंट्स? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ एक चीज स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो पीरियड रहा टॉमस वाइट का, विशेष करके जो इंग्लैंड में लेकर के सॉनेट्स को आए इटली से, किससे प्रभावित होकर के? पेट्रार्च से प्रभावित होकर के वाइट ने जो परंपरा सॉनेट्स को लिखने की इंग्लैंड में ले आए, स्टूडेंट्स उसका बहुत बड़ा श्रेय जो जाता है, तो उस समय इंग्लैंड में जो राजा हुआ करते थे हेनरी 8 हुआ करते थे, और हेनरी 8 स्टूडेंट्स उनका खुद का लिटरेचर के प्रति बड़ा अच्छा रिस्पांस था। वो खुद कहीं ना कहीं लिटरेचर को बढ़ाना चाहते थे, डेवलप करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खुद जो है टॉमस वाइट को, जो कि टॉमस वाइट उनका दरबारी था, उनके दरबार में रहता था, तो खुद हेनरी 8 ने वाइट को भेजा था इटली कि जाओ और कुछ नया सीख के आओ। और स्टूडेंट्स वहाँ से जब वाइट लौटा तो वहाँ से पेट्रार्च की सॉनेट की परंपरा को अपने साथ लेकर के आया, और यहाँ पे उसने अपने साथी सरे के साथ मिलकर के काफ़ी सारा वर्क किया सॉनेट के क्षेत्र में। विशेष करके जो सॉनेट की रचना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उसको इसने आगे बढ़ाया। उसने तमाम सारे सॉनेट्स अपनी प्रेमिका लौरा, उनकी प्रेमिका का नाम था लौरा स्टूडेंट्स, LAURA, लौरा को संबोधित करके, राइट, लौरा को के लब में आप कह सकते हैं, लब लिरिक्स तमाम सारे सॉनेट के रूप में उसने लिखे स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो सॉनेट वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये सॉनेट वर्ड ही एक ग्रीक वर्ड है सोनेटो। सोनेटो एक वर्ड है, SONNETO, सोनेटो, ये ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब ही होता है साउंड, एक ध्वनि। तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है स्टूडेंट्स। तो ये परंपरा रही, राइट, हिस्ट्री रही इसकी, जो मैंने आपको बताई कि किस तरीके से इटली से वाइट के द्वारा ये कहाँ तक आया, इंग्लैंड तक आया, और इंग्लैंड में सरे और वाइट ने मिल कर के एक परंपरा अच्छी सी प्रारंभ की सॉनेट को लिखने की 14 लाइंस की। राइट स्टूडेंट्स? इसके बाद तो फिर आप ये मान लें कि फिर सॉनेट की गाड़ी एक बार चल पड़ी ना इंग्लैंड में, तो फिर रुकने का नाम नहीं ली। वाइट और सरे ने जो कार्य छोड़ा उसको आगे बढ़ाने का कार्य फिर फिलिप सिडनी ने किया। फिलिप सिडनी के बहुत अच्छे अच्छे टॉटल्स मिसलेनी, बहुत गजब गजब की रचनाएं आगे आई। एडमंड डिस्पेंसर की रचनाएं आई, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स फिर विलियम शेक्सपियर आया। विलियम शेक्सपियर ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत सॉनेट लिखे। तो ये एक लंबी परंपरा रही। फिलिप सिडनी, एडमंड डिस्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, इन सब ने सॉनेट के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य किया, बड़े अच्छे अच्छे सॉनेट लिखे। ये अलग बात है कि इन सब का जो सब्जेक्ट मैटर रहा वो डिफरेंट रहा। राइम स्कीम के मामले में सब लोग डिफरेंट रहे, राइट। किसी ने एग्जैक्टली जो इंग्लिश का पैटर्न रहा उसको फॉलो किया, और कुछ लोगों ने पेट्रार्च जो इटली में लिखा करता था उनके पैटर्न को फॉलो किया। लेकिन 16th सेंचुरी में कुल मिलाकर के सॉनेट्स खूब सारे लिखे गए। दिल खोल करके लोगों ने सॉनेट्स को लिखने का कार्य प्रारंभ किया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप पूरी तरीके से सॉनेट को समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉनेट्स इंग्लैंड तक आए और किस तरीके से लोगों ने इसको। उसके बाद तो स्टूडेंट्स फिर आगे 16th सेंचुरी के बाद 17th सेंचुरी में जॉन मिल्टन ने खूब सारे सॉनेट लिखे। रिलीजियस सॉनेट जो आप लोगों ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा, वो भी एक सॉनेट है, वो मिल्टॉनिक सॉनेट कहलाता है। मिल्टन ने लिखा है उसको। इसके बाद भी आगे चल करके भी तमाम लोगों ने सॉनेट्स को लिखा,
विलियम वर्ड्सवर्थ ने सॉनेट्स लिखे, कई सारे सॉनेट्स लिखे। इसके अलावा पीवी शेली ने भी सॉनेट लिखे। सॉनेट लिखने की परंपरा लंबे समय तक चलती रही स्टूडेंट्स, और ये 19वीं सदी तक, 20वीं सदी तक लगातार सॉनेट्स लिखे जाते रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आप लोगों को सॉनेट पढ़ा चुका हूँ कि सॉनेट होता क्या है, किसे कहते हैं, किस तरीके की राइम स्कीम होती है, क्या इसका मीटर होता है, क्या इसका इतिहास रहा है, ये इटली से चल कर के इंग्लैंड तक पहुँचा कैसे, इंग्लैंड में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें मैंने आप लोगों से बताई। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉनेट कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ सॉनेट के बारे में। जबकि हम लोग हिस्ट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं सॉनेट की, अब हम लोग इस तरफ बढ़ेंगे कि सॉनेट्स के कितने प्रकार हैं। तो स्टूडेंट्स बेसिकली तो दो ही प्रकार के सॉनेट माने जाते हैं। एक इटालियन सॉनेट, जिसको हम लोग पेट्रार्चन सॉनेट के नाम से भी जानते हैं। इटालियन सॉनेट इसलिए चूँकि इटली से माना जाता है इसका जन्म, और पेट्रार्च इसलिए चूँकि पेट्रार्च ने ही इसको सबसे पहले डेवलप करने का कार्य किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इसको पेट्रार्चन सॉनेट या इटालियन सॉनेट कहा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, और यही नहीं, इस पैटर्न को इंग्लैंड में जिन लोगों ने फॉलो किया उनके सॉनेट्स को भी हम पेट्रार्चन सॉनेट ही मानते हैं। जैसे विशेष करके जो मिल्टॉनिक सॉनेट है, जैसे जॉन मिल्टन ने जो सॉनेट्स लिखे हुए हैं उनको हम लोग इटालियन सॉनेट या पेट्रार्चन सॉनेट ही मानते हैं। उसका कारण ये है कि जॉन मिल्टन ने अंग्रेजी में सॉनेट लिखे, लेकिन जो सॉनेट की स्टाइल है, जो सॉनेट के पैरामीटर्स हैं, जो उन्होंने फॉलो किए वो इटली के ही फॉलो किए, पेट्रार्च के ही फॉलो किए। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो सॉनेट है वो है इटालियन सॉनेट। राइट, ये ओरिजिनल फॉर्म है। जो फर्स्ट सॉनेट लिखा गया, मैंने बताया था आप लोगों को कि डालेंटिनी के द्वारा इसका जन्म हुआ था। तो जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सॉनेट है वो यही इटालियन ही है। राइट स्टूडेंट्स, जब इटली में पेट्रार्च ने सबसे पहले सॉनेट लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने क्या किया कि जो 14 लाइन की पोयम होती है, कितनी लाइन की पोयम होती है स्टूडेंट्स, कितनी लाइन की पोयम होती है जो पेट्रार्चन सॉनेट, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। कितनी लाइन स्टूडेंट्स, 14 लाइन्स। कितनी लाइन स्टूडेंट्स, 14 लाइन्स। राइट, 14 लाइनें होती हैं। तो क्या किया पेट्रार्च ने कि उन्होंने अपने सॉनेट्स को दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, उन्होंने डिवाइड किया ऑक्टेव। किस फॉर्म में डिवाइड किया, ऑक्टेव में। राइट, ये देख रहे हैं आप लोग। पहला भाग क्या होता है सॉनेट्स का, ऑक्टेव होता है, जिसमें 8 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, 8 लाइनें होती हैं। कितनी लाइनें होती हैं, 8 लाइन्स। राइट स्टूडेंट्स, और दूसरा जो इसका हिस्सा होता है वो होता है सिस्टेट। क्या होता है, सिस्टेट, मीन्स 8 + 6। राइट, तो ये आपका 8 + 6 जब आप काउंट करते हैं तब जाके आपका कितना होता है, 14। राइट, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो इटालियन सॉनेट है जिसको पेट्रार्च ने लिखा, तो उन्होंने जो 14 लाइन्स लिखी उसको उन्होंने 14 लाइन्स की पोएम को दो भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। स्टार्टिंग की 8 लाइन्स को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है, और उसके बाद की जो 6 लाइनें हैं उनको क्या कहा जाता है, सिस्टेट कहा जाता है। तो इस तरीके से ऑक्टेव और सिस्टेट को मिला करके कितनी लाइनों की पोएम बनती है स्टूडेंट्स, 14 लाइन्स की पोएम बनती है। राइट स्टूडेंट्स, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो शुरू की 8 लाइनें हैं उसमें कोई मैटर डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे जिस सब्जेक्ट पर कोई कविता लिखी जा रही, कोई सॉनेट लिखा जा रहा है, तो उस सब्जेक्ट का वर्णन प्रारंभ की 8 लाइनों में आपको मिलेगा। जो प्रॉब्लम है वो शुरू की 8 लाइन में आपके सामने रखी जाएगी, और उस प्रॉब्लम का उपसंहार या निष्कर्ष या उसका सॉल्यूशन, उसका निर्णय नीचे की 6 लाइनों में दे दिया जाएगा। ये परंपरा रही है आपके पेट्रार्चन सॉनेट की। राइट स्टूडेंट्स, मीन्स स्टार्टिंग जो होती है स्टूडेंट्स,
8 लाइनों में प्रॉब्लम डिस्कस की जाती है या जो मेन सब्जेक्ट मैटर है उस सोनेट का वो बताया जाता है, और लास्ट की जो 6 लाइनें हैं उन 6 लाइनों में ये बताने का प्रयास किया जाता है कि क्या उसका सॉल्यूशन है या कवि का क्या निर्णय है इस संबंध में। ये ऑक्टेव और सिस्टेट का सब्जेक्ट मैटर होता है। स्टार्टिंग की 8 लाइनें क्या कहलाती हैं स्टूडेंट्स? ऑक्टेव कहलाती हैं, और बाद की जो 6 लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स क्या कहलाती हैं? वो सिस्टेट कहलाती हैं, राइट। ऑक्टेव में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस सब्जेक्ट का जिस विषय पे कविता लिखी जा रही है, और सिस्टेट में उसका डिसीजन दिया जाता है, राइट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे जो राइम स्कीम की बातें आती हैं, किसकी बातें आती हैं स्टूडेंट्स, कि क्या राइम स्कीम होती है। तो राइम स्कीम होती है ABBA ABBA CDE CDE, राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। जो होती है राइम स्कीम पेट्रार्चन सोनेट की वो होती है ABBA 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 CDE CDE 14 हो गया होगा स्टूडेंट्स। ये परंपरा होती है, कहीं कहीं CDC भी लिखा रहता है, राइट। तो ये जो ABBA CDE CDE है, ये है आपके सोनेट, राइट, जो 14 लाइनों की राइम स्कीम रहेगी। इसमें आप देख रहे होंगे ABBA ये 8 लाइन्स स्टार्टिंग की हैं। तो ये आपकी जो राइम स्कीम है ये ऑक्टेव की है। किसकी है स्टूडेंट्स? ऑक्टेव की राइम स्कीम, माने शुरू के जो 8 लाइन है उनकी राइम स्कीम है ये ऑक्टेव की। और ये नीचे के 6 किसकी राइम स्कीम है? सिस्टेट की है। किसकी है स्टूडेंट्स? सिस्टेट की राइम स्कीम क्या होती है? CDE होती है, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोग पेट्रार्चन सोनेट समझ गए होंगे। पेट्रार्चन सोनेट 2 भागों में डिवाइड होता है, ऑक्टेव और सिस्टेट। ऑक्टेव में डिस्क्राइब किया जाता है प्रॉब्लम को, और सिस्टेट में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। और उसकी राइम स्कीम स्टूडेंट्स क्या होती है? ABBA CDE CDE। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। तो विशेष करके जो विलियम वर्ड्सवर्थ के सोनेट हैं या जॉन मिल्टन के जो सोनेट हैं उनको हम लोग क्या मानते हैं? ये जैसे कि आप एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने विलियम वर्ड्सवर्थ का, राइट। उन्होंने जॉन मिल्टन पोएम लिखी है, वो स्टूडेंट्स पेट्रार्चन फॉर्म ऑफ सोनेट ही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। राइम स्कीम भी लिखी हुई है, राइट, क्लियर। इसके अलावा मिल्टन की जो भी पोएम्स हैं वो इसी फॉर्म में लिखी गई हैं, पेट्रार्चन फॉर्म में ही लिखी गई हैं, इटालियन फॉर्म में ही लिखी गई हैं। दूसरे प्रकार का सोनेट स्टूडेंट्स होता है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, राइट। वाइट और सरे ने जो फॉर्म स्टार्ट किया सोनेट का इंग्लैंड में, उसको एग्जैक्टली जो डेवलप करने का कार्य किया, जो प्रसिद्धि प्रदान करने का कार्य किया, जो शीर्ष ऊंचाई प्रदान करने का काम किया, वो विलियम शेक्सपियर ने ही किया। इसीलिए इंग्लैंड में जो इंग्लिश में सोनेट लिखे गए उनको शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट, राइट स्टूडेंट्स। किसके नाम से जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर के नाम से ही जाना जाता है, राइट स्टूडेंट्स। विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स का डिस्क्रिप्शन मैं पहले कर चुका हूँ। जब मैंने शेक्सपियर का सोनेट पढ़ाया था तो किन को डेडिकेट किया क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स? 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 4 लाइनों की 3 पैसेज होते हैं, राइट, मीन्स 3 क्वार्टेन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट? 3 क्वार्टेन। 3 क्वार्टेन का मतलब 3 भाग 4 लाइनों के होते हैं, और लास्ट वाला होता है कपलेट 2 लाइनों का, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से 14 लाइनें होती हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्या हम लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 + 4 + 4 इक्वल टू क्या हो गया? 4 4 8 4 12 और +2,
राइट। ये आपका क्या हो जाता है, कुल मिलाकर के 14 लाइन्स हो जाता है। राइट स्टूडेंट्स, इसको आप समझ सकते हैं, मेरी बात आपकी समझ में आई, ये माइनस नहीं स्टूडेंट्स, इसका मतलब है 14 टोटल हो जाते हैं। राइट। चार लाइनों का डिवीज़न होता है, 4 क्वार्टेन होते हैं शेक्सपियर के सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में, और लास्ट में कपलेट होता है स्टूडेंट्स। ओके। इसमें क्या होता है, विलियम शेक्सपियर अपने स्टार्टिंग की जो 12 लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स है स्टूडेंट्स, जो 4 की 3 पैसेज हैं वो मिलकर के कितने बनते हैं, 12। तो ये 12 लाइन में क्या करता है, वो मैटर को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है, मैटर को, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कविता का मैटर जिस पे लिख रहा है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। राइट। उसको डिस्क्रिप्शन देता है, पूरा मैटर समझाता है, और लास्ट की कितनी लाइनों में, 2 लाइनों में वो क्या करता है स्टूडेंट्स, उसका कंक्लूजन दे देता है। राइट। राइट। क्लियर। किस किस लाइनों में, लास्ट की 2 लाइनों में विलियम शेक्सपियर उसका कंक्लूजन देता है। स्टार्टिंग की 12 लाइनों में उसका डिस्क्रिप्शन देता है, और बाद में लास्ट में 2 लाइनों में उसका वो सॉल्यूशन दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, जहां तक विलियम शेक्सपियर की राइम स्कीम का सवाल है, किसका स्टूडेंट्स, राइम स्कीम मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसकी राइम स्कीम जो होती है, ए बी सी डी ई एफ जी। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। ए बी सी डी ई एफ जी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए बी, ये 4 लाइनें हो गई स्टूडेंट्स, देख पा रहे हैं, ए बी, फिर सी डी। राइट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होती है, ई एफ। राइट। ई एफ, ये आपकी स्क्रीन पे अब देख पा रहे होंगे आप लोग। राइट। ई एफ। राइट स्टूडेंट्स, ये 4 लाइनें आप देख पा रहे होंगे, 4 8 4 12। राइट। उसके बाद लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 लाइनों का कपलेट होता है, इसको क्या कहते हैं, दोहा कपलेट। इसमें ये क्या करता है, कंक्लूजन देता है। राइट। तो आप देख सकते हैं 4 4, फिर उसके बाद ये भी 4, फिर ये भी 4, फिर लास्ट में 2। राइट। 4 4 8 4 12 2 14, मैंने 4 लाइनों की 3 पैसेज होते हैं जिसमें वो डिस्क्रिप्शन देता है। उसकी राइम स्कीम क्या होती, ए बी सी डी ई एफ, और अंत में कपलेट जो होता है, जो दोहा लिखा जाता है, जिसमें विलियम शेक्सपियर अपना निर्णय देता है, तो वो कपलेट कहलाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। विलियम शेक्सपियर ने 154 सॉनेट लिखे। कितने सॉनेट्स लिखे स्टूडेंट्स, 154 सॉनेट इन्होंने लिखे हैं स्टूडेंट्स, और सबके सब ऑटोबायोग्राफिकल हैं। क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल। राइट स्टूडेंट्स, क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है, माने इन्होंने अपनी जो फ्रेंड हैं, इनके जो दोस्त हैं, WH। राइट, WH, एग्जैक्टली इनका नाम क्लियर नहीं होता है, तमाम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि विलियम हर्बर्ट हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, लेकिन एग्जैक्टली इन्होंने, इनके जो फ्रेंड हैं उनका नाम क्या है, WH। राइट। इन्होंने WH को, और इनकी जो बिलबेड हैं डार्क लेडी, क्या नाम है उनका, डार्क लेडी, इन्हीं दोनों लोगों को संबोधित करके इन्होंने ये अपने की सारे के सारे सॉनेट्स इन्होंने लिखी, 154 सॉनेट। राइट स्टूडेंट्स, 126 सॉनेट इन्होंने अपने दोस्त WH की याद में लिखे, और इन्होंने स्टूडेंट्स 28 सॉनेट्स अपनी प्रेमिका डार्क लेडी की याद में इन्होंने लिखा। इस तरीके से 154 सॉनेट्स हो जाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सब के सब ऑटोबायोग्राफिकल हैं। राइट। ये इंग्लिश सॉनेट की परंपरा के सबसे अच्छे सॉनेट्स माने जाते हैं। राइट। इसके बाद एक लंबी परंपरा चली इंग्लिश सॉनेट की, जिसमें फिलिप सिडनी ने स्टोफेल एंड स्टेला लिखा, बहुत सारा अच्छा कार्य किया इन्होंने। राइट। इसके अलावा तमाम सारे टॉर्टल्स मिसलेनी लिखी गई, एमोरेटी रचनाएं, तमाम सारी जो कविताएं लिखी गई एडमंड स्पेंसर के द्वारा, फिलिप सिडनी के द्वारा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। एक लंबी परंपरा चली इंग्लैंड में सॉनेट्स को लिखने की। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। ये शेक्सपियर की एग्जाम्पल्स हैं
कुछ उनकी पोएम्स से। शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर? इसके अलावा स्टूडेंट्स जो और भी लोग रहे सोनेट के क्षेत्र में, जिन लोगों ने और कार्य किए, जैसे स्पेंसर आए। स्पेंसर का बड़ा योगदान है सोनेट के क्षेत्र में। एडमंड स्पेंसर इनका पूरा नाम है। 16th सेंचुरी के ही ये सोनेटियर रहे, जैसा कि विलियम शेक्सपियर भी 16वीं शताब्दी का महानतम सोनेटियर रहा, सोनेट लिखने वाला। 16th सेंचुरी क्वीन एलिजाबेथ का जो पीरियड रहा, उसी के ये सारे के सारे पोएट्स रहे जिन्होंने सोनेट्स को लिखा। इसमें स्पेंसर का नाम आता है। एडमंड स्पेंसर एक बड़े कवि रहे, इन्होंने 88 सोनेट्स लिखे। कितने सोनेट्स लिखे स्टूडेंट्स? 88 सोनेट्स लिखे, और इन्होंने अपने सारे सोनेट्स अपनी प्रेमिका एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट करके लिखा स्टूडेंट्स। राइट, इनमें इनकी वही परंपरा रही जो शेक्सपियर की रही। 3 क्वार्टेन होते हैं और लास्ट में एक कपलेट होता है, माने 4 + 4 + 4, 4 × 12 लाइनें, उसके बाद 2 लाइनें लास्ट में रहती हैं। राइट, इनकी जो राइम स्कीम है वो AB BC CD और EE। जैसा कि आप लोग अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, तो वही परंपरा है जो विलियम शेक्सपियर की रही है। 4-4 लाइनों की 3 क्वार्टेन लिखते हैं, पैसेज लिखते हैं, उसके बाद 2 लाइनों का कपलेट लिखते हैं, लेकिन इनका राइम स्कीम डिफरेंट है उनसे। उनका AB CD EF GG था, और इनका क्या है? AB CD। राइट, सॉरी, ये मिल्टन का मैंने बता दिया। ये आपका जो स्पेंसरियन सोनेट है वो AB BC CD और EE है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं। तो ये स्पेंसर के सोनेट्स की परंपरा रही। इसके अलावा 17th सेंचुरी में स्टूडेंट्स, उसके बाद जॉन मिल्टन आते हैं। मिल्टन ने भी सोनेट लिखे, ज़्यादा सोनेट इनका ज़्यादा नहीं लिखा इन्होंने, ज़्यादा लंबा आउटपुट नहीं रहा मिल्टन का। 23 सोनेट्स इन्होंने लिखे, और बेसिकली ये रिलीजियस सोनेट लिखा, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो वो 23 सोनेट्स इन्होंने लिखे, और इन्होंने जो पेट्रार्च का क्लासिकल पैटर्न है उसको फॉलो किया। जो पेट्रार्च राइम स्कीम जो फॉलो करता था, जो पैटर्न फॉलो करता था सोनेट्स को लिखने का, ABBA CDE, इन्होंने राइम स्कीम को फॉलो किया। इस प्रकार से इन्होंने सोनेट्स लिखे। इसके बाद तो फिर लंबी परंपरा शुरू हो जाती है सोनेट्स लिखने के स्टूडेंट। जॉन डन ने सोनेट लिखे, टॉमस ग्रे ने सोनेट लिखे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, PB शेली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तमाम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सोनेट्स लिखे। लेकिन स्टूडेंट्स, जो वास्तविक सोनेट का पीरियड माना जाता है वो 16th सेंचुरी ही माना जाता है। इतने अच्छे सोनेट्स फिलिप सिडनी ने, एडमंड स्पेंसर ने और विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर्स ने लिखे कि उन्हीं के कारण 16th सेंचुरी को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो 16th सेंचुरी का एक विशेष योगदान है सोनेट के क्षेत्र में। बाकी हमेशा सोनेट लिखे जाते रहे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सोनेट को समझ पाए होंगे। सोनेट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, कितने प्रकार हैं, कौन कौन से राइटर हैं, किन्होंने क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने इस लेक्चर में बताने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। विद दिस रिमार्क आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।